आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईटीसी, या फिर इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तभी चलेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। हम बात करते थे ना एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। जो एरोबिक कंडीशन होती है उसमें ज़्यादा एटीपी बनता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तभी चलेगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो रहा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब कहाँ क्या कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होगा ईटीसी कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में उसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन। तो जो अंदर में होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अंदर वाला क्या है? ये मैट्रिक्स। और इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। मतलब दो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और जो अंदर के साइड में होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जो स्पेस होता है वहाँ पे मैट्रिक्स होता है। और ये जो फोल्डिंग है, ये फोल्डेड जो पार्ट है, फोल्डेड पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको ये सब क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी बोलते हैं। CRISTA। क्रिस्टी। जो क्रिस्टी होता है यहीं पे जो है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके कॉम्प्लेक्सेस यहीं पे होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं टोटल, जो कि यहीं पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे 5 कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। अब हम लोग अगर याद हो तो जो हम NADPH, जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या बनते थे? NADPH बनता था। NADPH, FADPH, NADPH सॉरी, NADPH और FADPH2। ठीक है, ये दोनों बनते थे। अगर आपको याद हो तो ये बताया था मैंने कि NADPH से कितने ATP बनता है? 2.5 ATP बनते हैं, और FADH2 से 1.5 ATP लोग बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? जो ये कैसे बनते हैं? वो किसके थ्रू बनते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो NADPH है, FADPH है, H2 है, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। तो उसी को हम लोग नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक सीक्वेंस में होता है कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, और एक चेन बनती है, तो इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ देखते हैं, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। एरोबिक फाइनल स्टेज है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन जो है प्रेजेंस है, उसकी उपस्थिति में ही ये होगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इसमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या? इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH और FADH2।
सॉरी मैंने यहाँ पे NADPH2 बोल दिया है, NADH और FADH2 दो बनते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, दोनों के थ्रू वहाँ पे मैंने मिस्टेक्स गलती से मैंने बोल दिया है NADPH2 या FADPH2 के साथ बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या है, NADH एंड FADH2 दो कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं किसको, एक सीरीज ऑफ प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स को कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहाँ पे होंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। मेनली अगर नाम से बोलें तो क्रिस्टी के उसमें पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन कौन देता है, NADH एंड FADH2 देता है, उसका पर्टिकुलर प्रोटीन के थ्रू इसका ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और उस दौरान क्या होता है, हमें ATP मिलता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मेन काम क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, NADH और FADH2 से हमें क्या बनाना है, ATP बनाना, मेन काम ये है। तो अगला क्या है, दी एनर्जी रिलीज्ड इज यूज टू द पंप प्रोटॉन पंप क्रिएटिंग ए प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट ड्राइव द ATP सिंथेसिस। मतलब अल्टीमेटली क्या हमारा गोल है, ATP बनाना, किससे, NADPH और FADH2 से। तो ये कौन कराता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कराता है। कहाँ पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, स्पेशली अगर नाम बोले तो क्रिस्टी। अगर आपको पता हो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो यूकैरियोट में क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। अब हम जरा कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। इसमें कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और पांचवा होता है ATP सिंथेज। तो इसको अगर हम डायग्राम की तरह देखें तो डायग्राम यहाँ आप समझ सकते हैं। जो ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या था हमारा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब यहाँ इसके बाहर जो क्या है आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन होगा, ऐसे बनाते हैं इसको, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में क्या है, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। तो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ पे नहीं दिखा रखा है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स जितने होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होते हैं, मेनली क्रिस्टी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, उसका नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन, क्या ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, NADH से लेगा और कोएंजाइम Q को ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सेकंड कॉम्प्लेक्स होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका काम क्या होगा, ये FADH2 से कोएंजाइम Q को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स थर्ड में बीच में एक एंजाइम आता है, उसको बोलते हैं कोएंजाइम Q बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है यूबिक्विनोन। ये क्या है, ये एक टाइप का मोबाइल कैरियर है, मतलब इधर उधर जो है देने वाला है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 1 और 2 से लेके कॉम्प्लेक्स 3 को, मतलब बीच में एक मोबाइल कैरियर है, मतलब एक डाकिया मैन का काम करेगा, जो कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को। तो कॉम्प्लेक्स 3 का थर्ड का नाम क्या था, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या है, ये भी यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है जो है साइटोक्रोम C को, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है, साइटोक्रोम का नाम होता है BC1 C और A3, ये सीरीज होता है कॉम्प्लेक्सेस का। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम क्या हो गया, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और साइटोक्रोम C जो है
ये भी क्या है टाइप का मोबाइल प्रोटीन है। अभी यहाँ पे पढ़ा था मोबाइल कैरियर था, वहाँ पे यहाँ भी प्रोटीन है। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4, 3 से 4 के बीच में कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर कराएगा कौन, साइटोक्रोम सी। कौन कराएगा, साइटोक्रोम सी। इसके पहले जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स 2 से कौन करा था, कोएंजाइम क्यू। अब जो है कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको कॉम्प्लेक्स 4 का क्या नाम है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसके पहले क्या था, साइटोक्रोम सी था, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ये जो है यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू O2 ऑक्सीजन को दे देगा, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, यहाँ पे पानी बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसका नाम होता है ATP सिंथेज, मतलब यही जो है ATP का सिंथेसिस कराएगा। ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करेगा, मतलब प्रोटॉन जो H+ इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ देखते हैं, जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठा हुआ सारा प्रोटॉन जो है ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ATP सिंथेज। जो सारा H+ इकट्ठा हुआ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, ये सारा जो है बाहर आएगा किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा मेन मोटो क्या था, ATP बनाना, किससे, NADH2 और FADH2 से, NADH2 और NADH और FADH2 से हमें क्या बनाना है, ATP। तो हमारा मोटिव जो है हासिल हो गया। तो 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, बीच में 2 कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, तो इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है और बीच में ATP बनता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब स्टेप वाइज में इतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन आप अगर समझना चाहे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेशन कौन करता है, NADH करता है। अभी जैसे बताया हमने, NADH FADH2 क्या करे, इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, NADH किसको ले देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को, FADH इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को। अब ये बीच में एक प्रोटीन आता था, कौन सा प्रोटीन, कोएंजाइम क्यू, मोबाइल कैरियर प्रोटीन होता था। कोएंजाइम क्यू जो होता है, कोएंजाइम क्यू क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, किसको देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाएगा, उसमें पहले क्या, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को आएगा, फिर कोएंजाइम क्यू को आएगा, फिर थर्ड को जाएगा, फिर साइटोक्रोम सी को, फिर फोर्थ को, फिर ऑक्सीजन को। ये जो है फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। और प्रोटॉन पंप की बात करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है, यहाँ पे 3 जगह जो है क्या होगा, H+ जो है मैट्रिक्स से कहाँ जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पे सब क्या है, H+ बन रहा है, यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स बोलो तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये मैट्रिक्स, यहाँ पे H+ इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा नहीं होता, यहाँ पे H+ होता है। H+ का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। जब H+ का ट्रांसफर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा बना रखा है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में देखिए, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे तो बहुत सारा H+ इकट्ठा हो जाता है। तो क्या होता है कि जो H+ है वो इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो गई, जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसके थ्रू ये जो है पास होता है, किसमें, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पास होगा एक साथ, तभी जो है क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा। ये होता है ATP फॉर्मेशन वाला स्टेप, इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंपिंग। प्रोटॉन पंप तो फिलहाल यहाँ पे इसी प्रोटॉन पंपिंग की बात करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स है सब प्रोटॉन पंप जो है पंप की तरह भी काम करते हैं। तो FADH कॉम्प्लेक्स को छोड़ के यहाँ पे ये प्रोटॉन पंप नहीं रहता, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, कॉम्प्लेक्स 4, ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को, मतलब प्रोटॉन जो बनता है यहाँ पे, कहाँ पे, मैट्रिक्स में, उसको ले जाता है कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको यहाँ पे समझते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ये क्या करते हैं, H+ कहाँ ले जाते हैं, मैट्रिक्स से कहाँ ले जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और कॉम्प्लेक्स जो 3 होगा, ये भी क्या रहेगा, H+ कहाँ से ले, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये भी क्या करेगा, H+ कहाँ ले जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे कॉम्प्लेक्सेस क्या कहते हैं, प्रोटॉन पंप
का काम करते हैं, जो कि H+ को कहाँ ले जाते हैं, इंटरमीडिएट स्पेस में। अब सारे H+ इकट्ठा हो गए, H+ इकट्ठा हो गए, H+ इकट्ठा हो गए। अब जो इकट्ठा हो जाएंगे इन सबको, जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन को ला देगा कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से। कहाँ लाएगा, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से कहाँ ले जाएगा, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर हमारा, ATP बन जाएगा। क्या बनेगा, ATP। तो अल्टीमेटली जो है इलेक्ट्रॉन देगा कौन, NADH, यहाँ पी लग रखा है, पी नहीं होगा यहाँ पे, NADH और FADH2, ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस के नाम एक बार फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है, कंपोनेंट। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हमने जो है डेफिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या होता है, इज फाइनल स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक जो लिखिएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH कैरीज मतलब यो ट्रांसपोर्टेड थ्रू मल्टीपल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस and give the formation of ATP। तो डेफिनेशन में लिख देंगे। लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन कहाँ होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। यहीं पे क्या होता है, क्या उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टा होते हैं, क्रिस्टी। इनमें क्या पाया जाता है, कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे इसमें, क्या, कंपोनेंट ऑफ ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वही सारे कंपोनेंट लिख देंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। नाम ये जरूर लिखेंगे, अभी नाम क्या है, NADH PH नहीं है, NADH है, NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजनेज। इसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। हमने बात किया था कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से जो है इलेक्ट्रॉन कौन से ले जाता है, एक होता है बीच में मोबाइल कैरियर प्रोटीन होता है, कोएंजाइम क्यू। ये क्या है, मोबाइल कैरियर मतलब डाकिया मैन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कॉम्प्लेक्स 1 से लेगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 से जो है इलेक्ट्रॉन लेगा और किसको दे देगा, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को। कॉम्प्लेक्स थर्ड का क्या नाम था, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे एक और भी मोबाइल कैरियर प्रोटीन आएगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम था साइटोक्रोम सी। ये भी क्या है, मोबाइल कैरियर प्रोटीन। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन उठाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसका नाम क्या था, साइटोक्रोम
सी ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और लास्ट कॉम्प्लेक्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? इस इलेक्ट्रॉन जो है कौन लेता है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बना देता है? H2O और वाटर बना देता है। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का काम क्या था? कॉम्प्लेक्स फिफ्थ इसका नाम था क्या था? ATP सिंथेज। मतलब ये ATP का सिंथेसिस कराएगा। ये क्या करता है? जितने भी H प्लस हैं, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस जितने इकट्ठा हुए थे कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। ये सब कहाँ भेज देगा? मैट्रिक्स में। और क्या बन जाएगा यहाँ पे? बना देगा ATP। किससे? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हमारा मेन मोड होता है क्या? NADH से और FADH2 से ATP बनाना। तो इसके थ्रू ये क्या है? हमारा ATP बन जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि स्टेप वाइज जो है इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, इसके कंपोनेंट पढ़ लिए। और हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बात किया था अभी जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस था, इंटरमेम्ब्रेनस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो होता है उसमें क्या है? हाई जो है H प्लस होगा, H प्लस बढ़ गया क्योंकि सारे जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट वाले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, सेकंड नहीं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे क्या करते हैं? प्रोटॉन को अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ये मैंने बात किया था ना, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये क्या करता है? प्रोटॉन ग्रेडिएंट मतलब क्या है? यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ प्रोटॉन कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये प्रोटॉन अंदर आएगा। यहाँ पे ये पैसिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे क्या है? एक्टिव प्रोसेस नहीं, एनर्जी नहीं लगेगा यहाँ पे क्या होगा? ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारा मेन मोटो क्या था? ATP का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ से? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाता है। इसकी वजह से क्या बनता है? हमारा ATP बन जाता है। ये फाइनल स्टेप होता है। अब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एक NADH से कितने OTP बनते हैं? 2.5 और एक FADH से कितना बनता है? 1.5 लगभग। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ग्लाइकोलाइसिस, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उससे क्या है? 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस बनता है, क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बनता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2, ये डिपेंड करता है कि शटल कौन सा है, एस्पार्स शटल, माइलेट शटल है या एस्पार्स शटल है। तो ये दोनों डिपेंड करता है। इसलिए जो है जो ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल होता है उसमें 2 ATP खर्च होता है, इसलिए 26 हो जाता है, 2 कम हो जाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या है? दूसरे वाले शटल से जो 28 ATP बनता है। तो टोटल ATP देखा जाए तो 30 या 32। तो वैसे टोटल देखा जाए बिना, अगर मान लीजिए शटल की बात करेंगे तो ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल अगर यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे खर्च होगा, क्योंकि गुप्ता जी होते हैं हमेशा क्या होते हैं? वो पैसा बचा लेते हैं, काटते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बचा लेंगे तो इसलिए 2 है 30 होगा, नहीं तो ये नॉर्मली कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32। टोटल जो है ATP का गेन ऑफ ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितना होता है? 32 ATP होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट गेन क्या होता है? 32 ATP का होगा। अब बात करते हैं कि इनहिबिटर्स। हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पढ़ा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर क्या है? नाम याद कीजिए, रोटिनॉन। कॉम्प्लेक्स थर्ड का एंटीमाइसिन A। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इम्पोर्टेंट है ये, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का जो है साइनाइड। आपने साइनाइड वाले ने सुना होगा। साइनाइड का स्वाद लोग नहीं बता पाए हैं आज तक। कोई सॉर होता है कि साल्टी होता है या स्पाइसी, ये कोई बता नहीं पाया एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे जीभ पे रखते हैं साइनाइड तुरंत इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो साइनाइड 4 होता है कौन से कॉम्प्लेक्स होता है? मेनली कॉम्प्लेक्स 4, याद रखिएगा इसको। और कार्बन मोनोऑक्साइड किसको? कॉम्प्लेक्स 4, दोनों ही इसको कॉम्प्लेक्स 4 करते हैं। ओलाइगोमाइसिन एक ड्रग होती है, ये किसको इन्हिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स 5 को, याद रखिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिखना है तो उसमें इनहिबिटर्स जरूर लिखना है। और अनकपलर्स, अब हम बात करेंगे अनकपलर्स की। इनहिबिटर्स तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देगा उसको क्या बोलेंगे? इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। 5 हैं, रोटिनॉन, एंटीमाइसिन A, साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये साथ हैं। और ये ओलाइगोमाइसिन।
ठीक है। तो रोटिनॉन क्या है, रोटिन वन, वन इसमें देखिए वन आ रहा है, इसमें देखिए इसमें वन आ रहा है, वन, वन क्या है, कॉम्प्लेक्स वन। एंटीमाइसिन, एंटीमाइसिन और कॉम्प्लेक्स थ्री। ठीक है, एंटीमाइसिन ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स थ्री। साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फोर को। और ओलाइगोमाइसिन जो होता है वो किसको होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को, ओलाइगो। ठीक है। अब बात करते हैं अनकपलर्स की। अनकपलर्स मतलब समझिए क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कपल होते हैं, कपल में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों में है तो क्या है, कपल है। दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं तो कपल है। दोनों को अलग कर दिया हमने, मेल को अलग फीमेल को अलग, तो क्या हो गया, अनकपल हो गए। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब चलता है उसमें, तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट समझ रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जब कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है वो उसके से क्या होता था, हमारा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था, मतलब प्रोटॉन जो था H+ था, कहाँ से, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, कहाँ आता था, मैट्रिक्स में आता था, मैट्रिक्स में आता था। तो हमें क्या मिलता था, ATP मिलता था। लेकिन अब प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा, ये जो है नहीं होगा, ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे क्या हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को अनकपल कर देंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब हटा देंगे उसके साथ, उससे अलग कर देंगे। जैसे हम क्या करें, अगर कपल की बात करें तो मेल फीमेल क्या है, कपल हैं। लेकिन जब यहाँ कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो काम वर्क करता है वहाँ पे, तो वहाँ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को अलग कर दें, नहीं आने दें उसको किसी तरीके से, नहीं हो किसी कोई ऐसी चीज़ है जिससे ना आए, तो वो क्या हो गया, अनकपल हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ETC से क्या अलग हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो था वो अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो ATP बन रहा था, ATP नहीं बनेगा। जब ATP नहीं बनेगा तो वो जो है किस में कन्वर्ट होने लगा, हीट में। किस में, हीट में, गर्मी होने लगेगी वहाँ पे। एनर्जी मतलब जो है, एनर्जी किस रूप में आएगा, हीट के रूप में आएगा, हीट। तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, हीट। तो उसको बोलते हैं अनकपलर्स। तो अनकपलर्स कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों को अनकपल कर देते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट को अलग कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनकपलर्स। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट को जो है जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ था वो काम करने से रोक दें, अलग कर दे दोनों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, उसको क्या बोलेंगे, अनकपलर्स बोलेंगे। तो उसके कुछ नाम होते हैं इंपॉर्टेंट। एक है 2,4-DNP, क्या नाम है, 2,4-DNP, 2,4-DNP। दूसरा नाम क्या है, थर्मोजनिन। ये ब्राउन फैट में होता है, ब्राउन फैट बच्चों में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनकी नेप ऑफ नेक, मतलब जो गर्दन होती है, गर्दन समझ रहे हो, गर्दन के पीछे वाला पार्ट, गर्दन के पीछे वाला पार्ट, गर्दन के पीछे वाला पार्ट ये जो होता है उसको बोलते हैं नेप ऑफ नेक। यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन फैट होता है बच्चों में। तो ये मेनली जो है ना, हाइपोथर्मिया को रोकता है, मतलब टेम्परेचर लॉस को रोकता है, ब्राउन फैट। और वहाँ पे क्या है, थर्मोजनिन, मतलब वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो अनकपलर्स क्या है, थर्मोजनिन हो गया, 2,4-DNP हो गया। अगर हम किसी को जो है, एक दवा होती है सल्सिलेट्स, अगर आप फार्मा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, सल्सिलेट का एक क्लास होती है। ठीक है, सल्सिलेट्स जैसे हो गया एस्पिरिन हो गया, तो क्या है वो सब हाई डोज सल्सिलेट देंगे, उस केस में भी क्या है, अनकपलिंग हो जाती है। अनकपलिंग मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट रुक जाएगा, उसके से ATP ना बन के क्या बनेगा, हमें हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, उसको बोलते हैं अनकपलर्स। दोनों में डिफरेंस है, इनहिबिटर्स और अनकपलर्स में डिफरेंस। इनहिबिटर्स में क्या है, इनहिबिट कर देगा तो ATP बनेगा नहीं, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन यहाँ पे अनकपलर्स क्या है, कुछ जो है सब्सटेंस है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको अलग कर देते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं अनकपलर्स। अब इसकी केमिकल पार्ट तो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो मेजर सोर्स क्या होता है, ATP का, किसमें, एरोबिक सेल्स में। किसमें, एरोबिक सेल्स में। एरोबिक सेल मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेजर सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। अब अगर बात करें साइनाइड पॉइजनिंग, याद आना चाहिए, साइनाइड पॉइजनिंग कौन से, कॉम्प्लेक्स 4। और उसके साथ साथ क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों क्या है, C वाले, दोनों C वाले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 को रोकते हैं। ठीक है। काजिंग सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया, टिश्यू हाइपोक्सिया डिस्पाइट एडिक्वेट ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब वही ऑक्सीजन नहीं होगा, सीवियर हाइपोक्सिया हो जाएगा, उसके इंसान मर जाएगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर की बात करेंगे। अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन काज द मसल वीकनेस
न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड लैक्टिक एसिडोसिस। ये समझ में आना चाहिए आपको। क्यों? जब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तो एटीपी नहीं बनेगा। तो मसल को प्रॉपर काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। न्यूरॉन्स को प्रॉपर काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। लेकिन जब ये क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल सेल बनेगा नहीं, उसका एनर्जिस्टा बना ही नहीं है, तो वहाँ पे ईटीसी चलेगा ही नहीं। जब चलेगा नहीं तो एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमें लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है। अगर आपको याद हो पायरुवेट और लैक्टेट, पायरुवेट से लैक्टेट बनता था, अगर याद हो तो साइकिल। ठीक है, अब याद रखने में चीज़ें क्या इसमें, सबसे पहले हम समझ लेते हैं लोकेशन कहाँ होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, इसको क्रिस्टा बोलते हैं। इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। प्रोटॉन पंप कहाँ जो है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में किस किस को जाता है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होता है? कॉम्प्लेक्स 5 में, जिसका नाम ही होता है एटीपी सिंथेज। दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है उसमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको मैं अलग से डिटेल में बता दूंगा मैं। इसमें आपको लिखना क्या क्या है? पहले तो डेफिनेशन लिखना है, साइट लिखना है, कॉम्प्लेक्स के नाम लिखने हैं, उन कॉम्प्लेक्स के काम क्या क्या हैं ये बता सकते हैं, और उसके बाद में इनहिबिटर्स एंड अनकपलर्स जरूर बताना है। और एटीपी प्रोडक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है, वो भी लिखना जरूरी है। एक NADH से कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे और एक FADH से कितने एटीपी बनेंगे। और एक बार अगर नेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप लोग, जो हमने कहा था बताएंगे, लेकिन शायद मिस हो गया था, लेकिन इसको समझ ही देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कितना एटीपी बनाएगा वो देखते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते थे? नेट गेन कितना होता था? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी यूज होता था और 2 जनरेट, मतलब 4 जनरेट होते थे। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 - 2 हो जाए, कितना होता था? 4 - 2 = 2। नेट गेन कितना था? 2 का। क्रेब साइकिल में क्या था? क्रेब साइकिल में जो है नेट गेन कितना होता है एटीपी का? होता था 2 एटीपी, 2 एटीपी, 2 एटीपी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये तभी चलेगा जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ध्यान रखिएगा, एनारोबिक में नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? इसमें यहाँ पे 30 या फिर 32, सॉरी 30 नहीं, 26 या 28। अगर ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल चलता, 2 शटल होते हैं। शटल मीन्स क्या होता है? शटल सेवा होती है ले जाने वाले ना, बस शटल सेवा बोलते हैं कि मेट्रो शटल सेवा स्टार्ट हुई वहाँ से, तो मतलब बस टाइप के जो उठा के जहाँ से दूसरी जगह ले जाते हैं उसको बोलते हैं शटल। एक होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल, मैलेट एस्पार्टेट शटल। दूसरा ग्लिसरॉल, यह गुप्ता जी। जानते हैं ना गुप्ता जी क्या होते हैं? बनिया होते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो है पैसा हम बहुत कम जो है कंजूस होते हैं, समझिए। ठीक है, तो जब भी ये मैलेट एस्पार्टेट चलेगा तो उसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होगा, कोई एटीपी, नो एटीपी खर्च, कोई नो एटीपी यूज, कोई एटीपी यूज नहीं होगा। लेकिन जब ग्लिसरॉल एस्पार्टेट चलता है तो 2 एटीपी ये बचा लेते हैं, कंजूसी दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर 2 एटीपी खर्च हो जाएगा तो इसका मतलब जो है 26 एटीपी बने, किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि 2 एटीपी खर्च हो गया इन्होंने। ठीक है, अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा तो 28 एटीपी बनेगा। इसीलिए जो है ये शटल के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल इनटेक, टोटल नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होगा। यहाँ पे क्या है? 26 है तो 26 कब है इसमें, और प्लस ये 2 बन रहे थे, 2 कहाँ पे? ये 2 जो है ग्लाइकोलाइसिस में बन रहे थे, ग्लाइकोलाइसिस में 2, क्रेब साइकिल में 4 हो गए, तो 26 + 4 कितना होगा? 30 एटीपी। नेट गेन कितना 30 होगा? 30 एटीपी। कब? जब जो है ग्लिसरॉल एस्पार्टेट शटल चलेगा। और यहाँ बात करते हैं 28 है, यहाँ पे टोटल 4 हो गया, 2 + 2 + 2 4, 4 + 28 कितना हो गया? 32। यहाँ पे 32 एटीपी कब बनेगा? जब मैलेट एस्पार्टेट शटल यूज होगा। यहाँ पे कोई एटीपी का खर्च नहीं होता है। ठीक है, ये गुप्ता जी हैं, 2 एटीपी छुपा लेते थे, इसलिए वहाँ पे नेट गेन 30 एटीपी होता है। अगर बात करें हम नॉर्मली क्या है, 32 एटीपी का नेट गेन होता है। नेट गेन कितना होता है? नेट गेन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी का गेन होता है? 32 एटीपी। दिस इज ऑल अबाउट द
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कुछ भी कोई भी क्वेरी होती है नहीं समझ में आया कुछ भी हो तो एक बार आप जो है कमेंट पे जरूर बताइएगा।